नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा सुनकर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आइपा है क्या। आइपा दरअसल ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जो आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करती है। यानी आप सभी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आइपा के ज़रिए दी जाती है। आप अपनी समस्याएं हमें बताएंगे और ये समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकार के पास जब ये समस्याएं पहुंचती है तो उसका समाधान भी होता है। और आज मैं एक बड़े मुद्दे के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की डेट्स भी आ गई हैं। ऐसे में चारों तरफ लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, इस तरह की बातचीत भी हो रही है। और ऐसे में जनता की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनको सरकार से उम्मीदें होती हैं कि सरकार कैसे काम करनी चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, विकास के मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। और आज मैं एक खास शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं, और वो खास शख्स हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी हैं, और वो किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। उनका नाम है अतुल गर्ग। 2017 में पहली बार विधायक बने और मंत्री पद भी उन्हें मिला। तो हमारे साथ इस वक्त अतुल गर्ग मौजूद हैं। अतुल गर्ग जी, आपका स्वागत है आइपा में। नमस्कार। चुनाव की रणभेरी, डेट्स भी आ गई हैं, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार में आपकी ही वापसी हो जाए? आपकी वापसी से मतलब सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, की। बिल्कुल। देखिए, ये गरीबों के सपनों को पूरा करने का के लिए ज़रूरत है। देश की आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारी जो गतिविधियां और परंपराएं चली कि जो जातिवाद को बढ़ावा दे रही थी, जो जो राजनीति का जो सेवा का भाव है उसे व्यावसायिकता में बदल रही थी। इस परंपराओं को और परसेप्शन को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वापस आने की ज़रूरत है। आपको ही लोग क्यों चुने? आपने क्या क्या काम किया है इतने दिनों में, जब आपको ये जनता ने मौका दिया है? तो ये भी आप विस्तार से बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो छोटी लिस्ट है वो है कि जो जो काम नहीं हो पाया। इतना ज़्यादा काम हुआ है जी। कि उसे बताना कुछ मिनटों में और कुछ घंटों में तो संभव ही नहीं है। आप अगर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ राशन नहीं मिलता था। खुद मैं राशन मिनिस्टर रहा। अकेले गाज़ियाबाद से मैंने 1 लाख राशन कार्ड कटवाए, और अकेले गाज़ियाबाद में 60,000 राशन कार्ड नए बने या 70,000 राशन कार्ड बने। और वो भी जब बने हैं कि आज तक भी 5 साल में वो राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी ने बनने से रोका नहीं है। तो जो 1 लाख राशन कार्ड जो नकली थे उनका राशन कोई खा रहा था, और जो 70,000 नए बने हैं उनको 70,000 लोगों को राशन नहीं मिल रहा था। तो ये एक छोटा सा अन्याय गरीब आदमी के लिए क्या ज़िंदगी में कितना बड़ा मायने रखता है उसको आप समझ सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे कराना तो दूर, एमआरआई का तो आप सोच ही नहीं सकते थे। ऑपरेशन के लिए ऊपर से पैसा देना पड़ता था, दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती थी, टेस्ट बाहर से कराना पड़ता था। अब जाकर के आप देखिए, आज जो प्रसव माह का होता है तो 7,000 रुपया उसका बैंक में जाता है। 4 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके खाने पीने की चिंता हमारी जो आशा बहुएँ एएनएम करते हैं, उनके घर खाना पहुंचाते हैं। 102 जो हमारी 108 एम्बुलेंस है वो उनको हॉस्पिटल लेके के आती हैं। एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, 6,000 लोग केवल एमएमजी हॉस्पिटल में रोज आते हैं कि जो ये कहते हो कि दवाई उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो ये जो बदलाव आया है कार्य संस्कृति में, अब इसकी मैं कहाँ तक चर्चा करूँ। आप अगर गाज़ियाबाद के अंदर किसी भी कोने में चले जाएं, पूरे यूपी में चले जाएं, सड़कों और गलियों का जाल बना हुआ है। NH-24 को पिछले 15 सालों से अप्रूव कर रखा था केंद्र सरकार ने, लेकिन बनी जब 2017 में योगी सरकार आ गई। क्यों, इससे पहले क्यों नहीं बनी? आज की डेट में जो विकास की गतिविधियां हैं, जहां आप जाइए, आप अगर आए होंगे तो आपने मेट्रो रेल गाज़ियाबाद तक आई होगी, आप जाएंगे तो रैपिड रेल मेरठ तक जा रही है। आज दिल्ली से मेरठ का रास्ता जो 2 घंटे का था वो 35 मिनट का रह गया है। आप हापुड़ जाइए, बुलंदशहर जाइए, अलीगढ़ जाइए। तो ये सब चीज़ें जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बना करके उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, आप इसे किसी भी श्रेणी में ले सकते हैं कि साहब ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ।
तो ये सब चीज़ें हैं। अब कहाँ किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आप गेहूं की खरीद में जाइए, 2016 में कुल 8 लाख टन गेहूं खरीदा गया और लगभग इतना ही करीब धान खरीदा गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, योगी जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वो पहले ही साल 38 लाख टन होता है। जबकि गौर करने वाली बात है कि सत्ता में आए हम 17 मार्च को शपथ लिए और 25-26 मार्च से काम सरकार ने प्रविधिवत रूप से लाइन अप करा और 1 अप्रैल से खरीद शुरू होती है और 38 लाख टन का खरीद, और सारा पैसा सीधा किसान के खाते में, कोई दलाल बीच में नहीं। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे कि 200 लाख टन माल ये उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, 300 लाख टन उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश 500 लाख टन करने लगा है। गेहूं की पेमेंटें अलग हुई हैं। 23 चीनी मिलें जो पॉन्टी चड्डा को बेच दी गई थी, वो आपने वापस लेकर के उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति बनाया है। मैं और कहाँ तक याद करूँ, स्कूलों में आप जाइए, स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो डबल हो गई है। पहले जब बच्चे हम दरी में बैठते थे, तो मैं स्कूल में गया विधायक बनने के बाद, तो मैंने अपने पास से 1800 बच्चों के लिए प्रबंध करा, उनको डेस्क का। पता पड़ा योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया। कोई सा स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए टॉयलेट्स ना हो। तो और संख्या जो है ड्योली से ज़्यादा हो गई है। बच्चों की जो ड्रेस है वो प्राइवेट स्कूलों के अच्छे कॉलेजों जैसी, स्कूलों जैसी ड्रेस बन गई है। तो और कहाँ से, मतलब कोई भी आप क्षेत्र देखें, हर क्षेत्र, आप हमारे यहाँ स्टेडियम देख के आइए खेल का। पहले वहाँ पर कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती थी और 1916 में मैंने राजनाथ सिंह जी को बुला करके खेल प्रतियोगिता कराई थी। और अब तो आप देखिए वहाँ बच्चे खेलते हुए मिलेंगे आपको। इंडोर स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन के बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं वहाँ पर, और अभी बहुत कुछ होना भी बाकी है। सपा तो कहती है कुछ नहीं किया, जनता ऊब गई है, ये तमाम आरोप लगा रही है। देखिए वो सारा का सारा खेल अगर आप देखें, उनके जो जीवन, राजनीतिक जीवन का आधार है और लाइफ लाइन है, वो जात बरादरीवाद पे टिका हुआ है। टेलीविज़न खोलते के साथ ही एक ही स्वर सुनाई देता है कि इस बरादरी के साथ अन्याय हुआ, उस बरादरी के साथ अन्याय हुआ। क्या हिंदुस्तान का जो चरित्र है सरकारों का, वो बरादरियों के हिसाब से बेनिफिट देने का है या गरीबी के आधार पर और योग्यता के आधार पर चलने का है? ये सब इस सरकार में तय होना है। तो आपका ये कहना है कि सपा जातिवाद की राजनीति करती है, बीजेपी नहीं करती है, लेकिन ये आरोप सपा आप पर लगाती है। देखिए होता क्या है कि जब सत्ता की लड़ाई में किसी कमज़ोर आदमी को आप मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव डालते हैं, तो उसकी भी संतुष्टि करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका जो आधार है, क्या लोहिया जी ने कभी कल्पना की थी कि जातियों के आधार पर राजनीति हुई? क्या कभी लोहिया जी ने कल्पना की थी कि आपको महलों में रहने की इतनी आदत हो जाए कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से महल छोड़ने पड़े तो आप गुस्सा हो जाओ? ठीक है, मैं लोहिया जी की बात कर रहा हूँ। लोहिया जी ने क्या ये नहीं कहा था कि धारा 370 हटनी चाहिए? और आपने क्या कहा? कितने इससे ज़्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है, कष्ट की बात क्या हो सकती है कि जब पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा हो और हिंदुस्तान के वैज्ञानिक दो वैक्सीन डेवलप करें, और जब वो वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर घरों पे जाए या बुलाए, तो एक अपील की जाए कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये ना लगाया जाए। कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी बात सुनी और क्यों कही इन्होंने बात, किसके लिए कही? और तो ये सब बातें हैं जो आपके टीवी के, जो मीडिया के जो लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा केवल टीआरपी की चिंता ना करें, इस बात का भी प्रचार करें, क्योंकि देश सबका है, देश की चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। केवल मुलायम सिंह जो कह रहे हैं वही ना दिखाएं, केवल योगी जी जो कह रहे हैं वही ना दिखाएं, कुछ ना कुछ अंतरात्मा का भी इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि जातिगत के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पार्टियां जाति को आगे रख के ही चुनाव प्रचार में, अभी आचार संहिता लगने से पहले उसको आगे रखा जा रहा था। किस विकास के मुद्दे आपको नहीं लगता है कि सबसे ऊपर होना चाहिए? यही मैं कह रहा हूँ, विकास के मुद्दे पे ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब किसी को ये समझा दिया जाए कि तुम्हारी जाति के साथ अन्याय हो रहा है,
तो उसकी जो भूली भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका ये कहना है कि जो विपक्ष है वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। देखिए, एक कागज़ ले लीजिए साफ साफ सा, और उस पर लिखिए कि उन्होंने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ। साफ साफ पूछिए कि आपके काल में 8 लाख टन गेहूँ क्यों खरीदा जाता था, अब क्या कारण है कि 52 लाख टन गेहूँ खरीदा जाता है। आप उनसे ये पूछिए कि एक किस्सा आया मेरे सामने कि मेरे को पता ये पड़ा कि 5 साल में जो धान मिलों को धान दिया गया था, उसकी जो उगाई धान की वापस आनी थी वो हुई नहीं है। आपको पता है 400 करोड़ का वो मामला था जो हमारी सरकार ने वसूल किया, उससे पहले का भी रहा होगा। दवाइयाँ पहले क्यों नहीं मिलती थी। आज डिजिटल एक्सरे सरकारी अस्पतालों में होता है, 1 लाख बेड आपके तैयार पड़े रहते हैं, 578 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। पहले 17 मेडिकल कॉलेज थे, अब 52 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो तुलना तो करवाएं ना आप कि उनसे, कि वो टू दी पॉइंट बात करें। वो क्या कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। अब मैं तो समझता नहीं कि भाई इतनी मॉरल अथॉरिटी उनके पास कहाँ से आती है कि कुछ भी कह सकते हैं। जितने विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि कोरोना काल में सरकार की तरफ से मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया, लोगों को छोड़ दिया गया, लोग परेशान रहे, बहुत लोगों की मौतें हुई। तो आप क्या कहेंगे? इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि मौतें हुई, लेकिन मुझे ये तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए कि जिस महाराष्ट्र सरकार का ये समर्थन करते हैं वहाँ क्या हुआ, जिस बंगाल के लिए समर्थन करते हैं वहाँ क्या हुआ, केरला की जिस सरकार के लिए समर्थन करते हैं वहाँ क्या हुआ, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ ये हाथ में हाथ मिला करके खड़े होते हैं वहाँ क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, कोई सा भी ऐसा देश, कनाडा में क्या हुआ, जर्मन में क्या हुआ। तो ये सब एक तुलनात्मक अध्ययन है कि एक महामारी आई, ये ऐसे समझिए सुनामी आई, तो क्या कोई सुनामी से बचने के लिए कि बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो, क्या उसकी तरकीब कुछ है? लेकिन जितना अच्छा उत्तर प्रदेश में हुआ और जितना अच्छा भारत में हुआ, वो दुनिया में कहाँ हुआ उससे तुलना करके बता दो। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड स्तर पे उत्तर प्रदेश में हुआ, इस पर विपक्ष की तरफ से भी आड़े हाथ लिया जाता रहा कि ये वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि लोगों को भ्रमित भी किया गया। तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर क्या है? मेरी प्रतिक्रिया तो फिर यही है, मैं बड़ा भावनात्मक इंसान हूँ कि क्या ये कभी इस देश में वो दिन नहीं आएगा कि विपक्ष भी ये कहे कि हाँ ये काम अच्छा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी ज़माने में इंदिरा जी की तारीफ़ की थी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था कि भाई इंदिरा जी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे। बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनाने के लिए मैं भी था उस जुलूस में, जो रामलीला मैदान में इंदिरा जी को समर्थन देने के लिए कहा कि बांग्लादेश को मान्यता दो, और उसकी डिमांड हमने उठाई थी। तो वो इंदिरा जी को समर्थन ही तो दिया था कि भाई एक काम करने के लिए। तो क्या वो दिन अच्छा नहीं आ सकता कि जब विपक्ष ये कहे कि भाई वैक्सीन, इस समय कोरोना काल चल रहा है, एक महामारी है, अरे मोदी जी आगे बढ़ो, हमारे कार्यकर्ता भी लाल टोपी पहन करके जाएंगे, नीली टोपी पहन करके जाएंगे, घर घर में जाकर के वैक्सीन का प्रचार करके आएंगे। वो दिन की मेरे को प्रतीक्षा है। क्या आपको लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है वो बीजेपी वर्सेस सपा हो गया है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसके वर्सेस क्या हो गया है, पर हमें इतना पता है कि आधे में रब आधे में सब। ठीक है, ये पहले भी 19 में भी दिखा, 17 में भी दिखा, 14 में भी दिखा, फिर दिखाई देने वाला है। 3 दशक में कभी भी सरकार जब एक बार बनकर आई है तो दोबारा जब चुनाव हुए 5 साल के बाद वापसी नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप लोग? 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी तो पिछले 50 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ था कि पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार कभी केंद्र में आई हो। ये मिथिक टूटा हुआ देखा ना आपने कि 2014 के बाद फिर पूर्ण बहुमत से सरकार आई। ये ऐसा भी माना जाता था किसी ज़माने में कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नोएडा में आएगा वो दोबारा नहीं आ पाएगा मुख्यमंत्री बन के। ठीक है ना, वो मिथिक टूटा ना। तो देखिए, जब पॉजिटिव ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी
तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार तो दोबारा बीजेपी की ही बननी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बार सुनिए कि यहाँ से लेकर चौंपले तक कहीं भी चले जाइए और आपको पता पड़ जाएगा कि जनता क्या कह रही है। जो जादुई आंकड़ा आप लोगों को बता रहे हैं 300 के पार, अब की बार 300 के पार, तो क्या लगता है वो जादुई आंकड़ा आसानी से छू पाएंगे? जनता के बात करने से तो मुझे ये लगता है। आपको किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट के सिर पर तनाव दिखाई दिया क्या? ठीक है, आश्वस्त हैं आप? बेफिक्र हैं। टिकट की होड़ मची हुई है, लखनऊ में लोग जमे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि आपकी टिकट पक्की है? मैं ये नहीं कह रहा, ये बीजेपी है और बीजेपी के अंदर सोच सिफारिश और पैसों से टिकट नहीं मिलती है, ये मुझे पक्का पता है। इसके अंदर एक रिपोर्ट कार्ड जाता है, एक सर्वे की रिपोर्ट जाती है। अगर वो सर्वे की रिपोर्ट अनुकूल होगी तो मुझे टिकट मिल जाएगी, और अगर वो सर्वे की टिकट अनुकूल नहीं होगी तो एक बात तो तय है कि कार्यकर्ता रहने का तो कोई हक मुझसे छीन नहीं सकता। चुनाव लड़ाने तो मैं ही जाऊंगा, वोट मांगने मैं ही जाऊंगा। इस बार बीजेपी का, हालांकि हर बार यही कहती है पार्टी, लेकिन बीजेपी का ये क्राइटेरिया था कि वो इलाकों में जाएंगे, पता करेंगे कि जिस कैंडिडेट ने वाकई काम किया है उन्हीं को टिकट दी जाएगी, नहीं तो पत्ता साफ हो जाएगा। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि हर इलाके से बीजेपी ने पूछताछ की है। जिनको पब्लिक चाहती है, जो यथा योग्य है, बीजेपी वैसे ही फैसला करेगी। जनता की भावनाओं के अनुरूप ही फैसला होगा। तो इसलिए आपके माथे पे रेखाएं नहीं हैं, बल नहीं पड़े हैं कि आपको लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया है, जो मेरी टिकट तय है, मेरी टिकट पक्की है? ना ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी। सर्वे के आधार पर टिकट मिलनी है। मेरे चिंता करने से जब कुछ होना ही नहीं है तो मैं चिंता करूँ क्यों? भाई मिलनी, अगर पार्टी को लगता है कि कार्यकर्ता के रूप में मेरा काम अच्छा रहा है और मेरी वजह से पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हो रहा है तो मुझे टिकट मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो भी नहीं मिलेगी, तो मेरी चिंता करने से ना टिकट मिलेगी और ना कटेगी, तो बेफिक्र रहने में ही फ़ायदा है। दोनों फैसले का स्वागत करेंगे आप? हम तो बता रहे हैं कि 1937 से हम लोग राजनीति में, पहले हिंदू महासभा थी, फिर आरएसएस थी और फिर जनसंघ थी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। किसान आंदोलन तो याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले वापस लिए और विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा गया कि सरकार बैकफुट पे आ गई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम करके हर एक के जीवन में शायद ये वक्त आता होगा तो कई बार जो है उसकी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती है, और पर आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। और कुछ अगर वो बैकफुट पे गए हैं तो इसे ये मान के चलना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बहुत कम जगह इसका विरोध हुआ, लेकिन हर किसान मोदी जी के निगाह में इम्पॉर्टेंट है, हर एक की भावना इम्पॉर्टेंट है, तो उनके सम्मान में ये कदम वापस लिया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको लगता है किसान जिस तरह से नाराज़ थे, अभी चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसका कोई असर होगा? हालांकि विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि किसान, इसका असर होगा। देखिए, विपक्षी पार्टियों को वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। किसानों के परिवारों में भी नौजवान लड़के हैं, किसान भी बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि देश में उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो नौजवान उनके परिवारों से सीमा पे लड़ रहे हैं वो भी उन्हें बताते हैं परिवारों में कि जब से बीजेपी सरकार आई है उनको बढ़िया से बढ़िया हथियार मिलते हैं, वो उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं। तो उनको भी हर चीज़ की बात है, उन्हें भी पता है कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बीजेपी और मोदी चाहिए। उन्हें भी पता है कि गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए उन्हें भी योगी चाहिए। ठीक है, उनका आशीर्वाद मिलेगा किसानों का, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। महिलाओं की बात करें तो राजनीति में अमूमन महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और महिलाओं की समस्याओं को उठाने के लिए महिला नेताओं की भागीदारी ज़्यादा होना
काफ़ी आवश्यक है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और महिलाओं की भागीदारी कम है तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या महिलाओं की भागीदारी के लिए राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो क्या वहाँ की महिलाओं की समस्या समाप्त हुई? मायावती जी 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहीं तो क्या समस्याएं समाप्त हुई? महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है और मिलेगा भी। आज हिंदुस्तान की रक्षा मंत्री एक महिला रही, आज हिंदुस्तान की भारत की एक वित्त मंत्री आज भी एक महिला है। ठीक है, तो महिलाओं की भागीदारी की कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसका समर्थक ना हो, पर उसके लिए उन्हें मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है और मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि 40% वोट महिलाओं को दिए जाएंगे, महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? भाई, एक वापसी करने का जो क्या तरीका हो, क्या फार्मूला हो, क्या डायलॉग हो, क्या योजना हो, उससे मतलब है। ये एक नारा है जो किसी ज़माने में इंदिरा जी ने कहा था, गरीबी हटाओ। ठीक है, और वही कांग्रेस आज भी गरीबी की बात कर रही है, तो ये एक नारा है। नहीं, वो तो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़ तो रही हैं, लड़ने दीजिए, लड़ तो रही हैं। किससे लड़ रही हैं? मुलायम सिंह जी से लड़ रही हैं, जिनके साथ पिछला चुनाव लड़ा उन्होंने। ठीक है, वो उन मायावती जी से लड़ रही हैं, जिनके साथ कभी चुनाव लड़ा था उन्होंने। वो उस ममता बनर्जी के साथ लड़ रही हैं, जिसको कभी उन्होंने खुद लाठियाँ जिस पे चली, फिर जिसके साथ उन्होंने समझौता करा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो लड़की से रही हैं कि वो जयललिता से लड़ रही हैं, वो केरला में उन कम्युनिस्टों से लड़ रही हैं कि जिनके कभी साथ आ जाती हैं, कभी आप चले जाते हैं। तो वो तो ये कह रहे कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं का मतलब केवल प्रियंका गांधी हैं क्या? और भी बहुत लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, सब चल रहा है। ठीक है। अब जब आप अगर टिकट आपको मिलती है, जब मैदान में उतरेंगे, आपकी जीत होगी, तो फिर आगे क्या विज़न लेके चल रहे हैं आप? हमारा विज़न ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या ये बार निचले तबके पर नहीं जाती। हमने सबसे ज़्यादा राशन कार्ड बनवाए, सबसे ज़्यादा श्रमिक कार्ड शायद उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में ही बने होंगे, और बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं कि जिनका लाभ गरीब वर्ग को मिलना चाहिए, तो उन सबको वहाँ पहुँचाना है, और गाज़ियाबाद क्षेत्र के अंदर विकास का संतुलन बनाना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए जिस मोहल्ले में मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और कोई एक मोहल्ला ऐसा है कि जहाँ सब कुछ गड़बड़ है। तो जहाँ सब कुछ गड़बड़ है, कि विकास का पैसा पहले वहाँ ज़्यादा लगना चाहिए। इस मोहल्ले वालों से माफ़ी मांग लेंगे, इनके बाद में करा देंगे। तो मैंने यही नतीजा निकाला कि सबसे ज़्यादा विकास का पैसा जो हमारी फ्री होल्ड कॉलोनी कहलाती हैं, जो अनियोजित क्षेत्र है, वहीं हमने लगवाया है। और वहाँ पर ये खुशी है कि आज़ादी के 70 साल बाद 80% क्षेत्र में वहाँ पर सीवर लाइन डल चुकी है। 80% 90% से ज़्यादा वहाँ की सड़कें बन चुकी हैं। अगर कोरोना ना आता तो ये काम 100% हो गया होता। 5-5 नई पानी की टंकी बनी है वहाँ पर। कोई मोहल्ला चौराहा ऐसा नहीं है कि जहाँ बिजली का बल्ब ना जलता हो। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर राशन कार्ड ना हो और जिसका कोई इलाज ना होता हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में ना जाता हो। इन सब के लिए हम प्रयासरत हैं, और इस सरकार के माध्यम से भी। एक आखिरी सवाल जो हर किसी के जहन में है, सालों से राम मंदिर का जो मुद्दा था वो चलता रहा, बन नहीं पा रहा था, आखिरकार राम मंदिर बना है। तो आपको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और राम मंदिर वहीं बनना था, तो इसका कितना फ़ायदा होगा, और आपको लगता है कि बड़ा फ़ायदा होगा इसका? इसका फ़ायदा कोई एक इलेक्शन का नहीं है, ना ही इलेक्शनों का फ़ायदा है। ये भारत का स्वाभिमान और सम्मान का विषय है, जो सदियों तक इसका फ़ायदा होगा। आज मक्का मदीना है, आज वेटिकन सिटी है ईसाइयों का, तो हमारा क्यों ना हो अयोध्या। भारत का धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, पुराना धर्म है, और हम उसमें शर्म करें कि हम मंदिर बनाएंगे तो लोग हमें सेकुलर कहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो ये आने वाले हिंदुओं के सम्मान के लिए नहीं, मैं भारतीयों के सम्मान की बात करता हूँ, जो किसी भी धर्म के हों। तो हम सबके लिए सम्मान का विषय है, बस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए सम्मान का विषय है कि भारत के अंदर एक हीरो था हज़ारों साल पहले, राम, और जिसने जीवन शैली सिखाई। उसने कोई धार्मिक तंत्र नहीं सिखाया, कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाई, उसने हाउ टू लिव ये सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए और मर्यादाएं क्या होती हैं, राजा कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए। तो उसकी गाथा हज़ारों साल तक गाई जाएगी। और वो हिंदुस्तान की धरती पर उसने जन्म लिया और वो नेशनल हीरो थे। तो उनके गुणगान के लिए जो भी कुछ किया जाए वो कम है। और राम मंदिर बना करके ये हज़ारों साल तक रहने वाली चीज़ है। ऐसे संकेत है कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सीएम। ऐसा है जी, हम तो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। बाकी 403 सीट में से वो किसी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अतुल जी, आप आईपा के मन से जुड़े, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास, और हमारे साथ इन्होंने बातचीत की, खास मुलाकात इनसे हुई। उन्होंने बताया कि क्या इनका विज़न है, और इन्होंने कहा भी कि इस बार जब चुनाव होने जा रहा है तो बीजेपी की वापसी होगी, और जो 3 दशक है उसका इतिहास, उसका जो रिकॉर्ड है, उसे हम तोड़ेंगे। तो आईपा के इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।